अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी चैप्टर 9। हमारा डैमेजेस वगैरह हमने बहुत सुना है हर जगह पे। अभी तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा है कि जी आपको कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, ये बंदा एग्रीड पार्टी कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये क्या होते हैं ये कंपनसेशन और किस सूरत में मिल सकती है ये, अब क्योंकि हम ओबियसली एंड की तरफ जा रहे हैं तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं। फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा एजेंसी का, जो कि पहले किसी दौर में सिलेबस का अच्छा भला वो पार्ट होता रहा। अब उन्होंने सिर्फ उसके कुछ सेक्शंस छोड़े हैं प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप के, तो वो भी हम देख लेंगे। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हो तो ये 2 दिन में जाना है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स इतने ज़रूरी हैं कि हर बार पेपर में आता है, हर बार आता है। कोई अभी तक ऐसा पेपर नहीं जिसमें ना आया हो। कभी एमसीक्यूज, कभी दूसरे क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके अंदर तो हम अक्सर ये इन्वॉल्व कर देते हैं ना, किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ नथी कर देता है ये वाला कॉन्सेप्ट भी। कोई सिंपल सा है कि क्या कंपनसेशन मिलेगी, क्या डैमेजेस मिलेंगे, ये तो अब वो डैमेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, वो ये वाला चैप्टर बताता है। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो भाई आपने थोड़ा सा समझ के चलना है, जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो फ़ौरन पूछ लेनी है। अच्छा जी, चैप्टर क्या कहता है? चैप्टर का नाम है जी आपका कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ॉल्ट किया जाता है, वॉयलेट किया जाता है, नॉन कंप्लाइंस की जाती है, तो भाई फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके क्या असरात हैं दोनों पार्टीज़ के ऊपर, ये देखना है। अब ऑब्वियसली अगर तो दोनों पार्टीज़ ने ब्रीच किया है तो देखें, हमने पहले ये समझना कि सिविल लॉ है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम अक्सर ये कहते हैं कि ये कोई इस पर सज़ाएँ जेलों वाली नहीं होती, कैद शायद नहीं होती, इसमें जुर्माने शुर्माने हो जाते हैं ताकि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी होती है। लोगों को डिस्करेज नहीं करना हमने आपस में ट्रांजेक्शन्स करने से, कॉन्ट्रैक्ट्स करने से। हमने बस एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कानून ने कि यार किसी का नुकसान ना हो। इसमें आप पढ़ेंगे कि डैमेजेस में वो ये नहीं कहेगा कि अब अन्य वाही डैमेजेस लगाने स्टार्ट हो जाएं कि अगला बंदा वैसे ही तौबा कर ले कि यार मैंने तो ज़िंदगी में आपको भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। नहीं, वो कहते हैं कि यार जो अकल जिसको मानती है ना वो उस चीज़ पर आपने चलना है। ठीक है जी। तो अब अगर दोनों पार्टीज ही डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो जो है लॉजिकली वहाँ पर फिर ऑब्वियसली नहीं बनेगा ना कि अब किसको जो है आप डैमेजेस पे करवाएं, क्योंकि बात वही है कि इसने विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। लेकिन अब अगर एक पार्टी करती है तो जाहिर है फिर जाके बात ये बनती है ना कि अब क्या डैमेजेस हों, किस हद तक डैमेजेस हों, उनको हमने देखना है। तो भाई ये जो डैमेजेस हैं, डैमेज से मुराद क्या है? नुकसान भरवाना। डैमेज का पता है नुकसान है ना, तो कानून ना इसको डैमेजेस वर्ड यूज़ करता है। बेसिकली देखें, कानून ये कहता है कि भाई रेमेडीज जो है, रेमेडी का मतलब क्या होता है? रेमेडी का मतलब होता है ना इलाज, क्या इसको कह सकते हैं, मतलब है उर्दू में तो पता नहीं क्या होता है। रेमेडी का मतलब है कि भाई नुकसान की तलाफी करने का तरीका। ठीक है, कि आपको क्या ऐसा दिया जाए कि आपका नुकसान कम हो सके। ठीक है, इसकी चीज़ की रेमेडी क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका। ठीक है, तो भाई रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो उसकी क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं कानून के अंदर। तो भाई कानून के अंदर डिफरेंट तरह की जो है रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं एक को वो कहता है डैमेजेस हो सकते हैं। ठीक है, फिर वो कहता है कि जी फाइन हो सकता है, फिर वो कहता है जी पेनल्टी लग सकती है। ठीक है जी, ये बात ज़रा गौर से समझनी है। डैमेजेस हो सकते हैं, फाइन हो सकता है, पेनल्टी। बेसिकली हमने इस चैप्टर में डैमेजेस ही पढ़ने हैं, लेकिन थोड़ा हमें पता होना चाहिए ना कि इधर पहुंचे कैसे हैं। अच्छा, पहले फ़ाइन पे आ जाएं। फ़ाइन या जुर्माना, जुर्माना जो होता है ना, ये आम तौर पे हर कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी करती है। अथॉरिटी का मतलब गवर्नमेंट वगैरह करती है आम तौर पे फाइन्स। ठीक है, फाइन्स वो कर रही होती है अथॉरिटी कोई। तो ये क्योंकि लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट में हो सकता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फाइन भी लिखा हो। ये जो चीज़ है ना, ये तब होगी अगर ऑलरेडी मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर ऑलरेडी क्या है,
मेंशन्ड है कि भाई अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो इतना फ़ाइन आपको भरना पड़ेगा। या मिसाल के तौर पे आपने बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है तो बैंक ने लिखा हुआ है कि सर अगर आप इतने टाइम में परफॉर्म अपने पैसे वापस नहीं करेंगे तो इतना फ़ाइन लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। डिफरेंट जगह पे होता है ना, कॉलेज के साथ किया उन्होंने कहा कि अगर आप फीस नहीं टाइम पे देंगे तो इतना फ़ाइन लग जाएगा इसके ऊपर, इस तरह करके। तो ये आमतौर पे कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी आमतौर पे लगाती है, लेकिन अगर किसी दूसरे भी लगाना है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन्ड होती है, पहले पता होता है पार्टीज को। पेनल्टी पेनल्टी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी फाइन नहीं पढ़ना, बस ये इतना ही था। अच्छा, एक तरीका होता है पेनल्टी का। पेनल्टी क्या होती है पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह के पेनल्टी से मुराद है एक ऐसी अमाउंट जो असल नुकसान से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे हमने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई आप मुझे लैपटॉप डिलीवर करेंगे, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। अब ये 2 लाख का है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑलरेडी हमने मेंशन किया है, ये भी मेंशन करना होता है कि भाई अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको 10 लाख रुपया पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब आप देखें ये डिसप्रपोर्शनेट है ना, डिसप्रपोर्शनेट से मुराद है कि भाई असल कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख रुपए का है, ना करने पे पेनल्टी आपने 10 लाख रुपए की लगा दी। अब ये क्यों लगाई जाती है? ये इसलिए लगाई जाती है जहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो। वो वहां पे कहते हैं कि हमें अमाउंट की इतनी नहीं है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाना है। अगर आपने 2 लाख का मुझे लैपटॉप ना दिया, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए इस वक्त लैपटॉप, और ये मिल भी नहीं रहा फॉर एग्जाम्पल किसी और जगह, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अब मैं और किसी जगह पे खपूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो, ठीक है, इसलिए मैंने आप पे पेनल्टी लगाई। और ऑब्वियसली आप अगर एग्री करेंगे फिर ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा ना, एक साइड से थोड़ी है ना, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से होनी है, ठीक है। तो पेनल्टी हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह मजीद कि ये स्टिपुलेटेड एक अमाउंट होती है जो आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हो, जो हैवी अमाउंट होती है, ठीक है, कि ये आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन क्या डिफ़ॉल्ट की सूरत में सारी पे करनी पड़ती है? ये अब एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आज नहीं मिलेगा, आज मिल गया तो फिर कल पढ़ने का क्या फ़ायदा, ठीक है। कल का काम कल ही करना चाहिए। तो भाई ये जो सीन है ये आपको थोड़ा सा समझ आ गया। अच्छा, अब ये क्या है? डैमेजेस। डैमेजेस हैं कि भाई जो असल में नुकसान हुआ है, आइए बात समझ, जो असल में डैमेज हुआ है ना आपको, जो असल में नुकसान हुआ है वो भरा जाएगा। देखिए उसने वर्ड क्या यूज़ किया, डैमेजेस पे करना। डैमेजेस से मुराद क्या कि आपका जो नुकसान असल वाला है ना वो हम आपको भरेंगे, ठीक है। ये आपका जो चैप्टर है इसके अंदर इसके ऊपर और पेनल्टी के ऊपर बातें की गई हैं, ठीक है। इनको हम देखते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले तरीके ये हैं, ठीक है। जो सिविल पार्टीज़ मतलब कि लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स जो करते हैं उनके ऊपर। अच्छा जी, अब ये जो डैमेजेस हैं मतलब है कि जो आपके नुकसान हुए हैं वो भरे जाएंगे। ये अब किस तरह से है देखिए, इसमें एक होते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस, ऑर्डिनरी और नेचुरल भी कह सकते हैं, ऑर्डिनरी और नेचुरल डैमेजेस, ठीक है भाई। और एक आपके होते हैं जी स्पेशल डैमेजेस। घबराना नहीं है, जाहिर है सारा बता के जाऊंगा। स्पेशल डैमेजेस, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देख लें, वो होता है जी इनडायरेक्ट और रिमोट लॉसेस। रिमोट का पता है ना, रिमोट किसको कहते हैं? एक ही चीज़ के डिफरेंट मतलब हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ये होता है रिमोट दूर से हम चलाते हैं तो इसका मतलब दूर दूर से ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। बाकी रिमोट एरियाज हम वर्ड सुनते हैं, तो रिमोट एरिया से मुराद क्या होता है? दूर के इलाके, ऐसे ही। तो भाई रिमोट लॉसेस से मुराद क्या? दूर के नुकसान। आप इसका मतलब समझ लेंगे क्या है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो डायरेक्टली लॉस हो रहा है, जो डायरेक्टली लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब है कि इस लॉस होने के चांसेस बड़े रिमोट थे। इस कॉन्ट्रैक्ट का और इस लॉस का जो ताल्लुक है वो बड़ा दूर का ताल्लुक है। डायरेक्टली इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये लॉस नहीं हुआ, इनडायरेक्टली हुआ होगा, डायरेक्टली फ़ौरन नहीं हुआ, ठीक है। ये फ़िलहाल इसका मतलब समझ लें। अब आगे चलेंगे ना तो समझ आ जाएगी इसमें से कौन कौन से पे करने होते हैं, कौन कौन से कब कब पे करने होते हैं, ठीक है, वो करेंगे। अब हम इस हिस्से पे बात करेंगे। ये मेरे ख्याल में थोड़े बहुत सेंस बन गई होगी चीज़ की। आ जाए भाई ज़रा वो कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता दिया जो कि हमें ऑलरेडी पता लग गया है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन अ पार्टी आइदर रिफ्यूजेस और फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
अदर देन व्हेन सच परफॉर्मेंस इज एक्सक्यूज्ड अंडर द लॉ। देखो अगर तो लॉ ने रोक दिया परफॉर्म करने से फिर तो उसकी गलती नहीं है, कानून ने रोका ना, किसी भी कानून ने कि भाई आप ना परफॉर्म करो, फिर तो चलो जी सही है। लेकिन अगर मैं फेल हो गया परफॉर्म करने में या मैं परफॉर्म करना ही नहीं चाहता, मैं मना कर देता हूँ, तो भाई ब्रीच मैंने किया है। देयर आर वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू एग्रीव्ड पार्टी। तो लेकिन उसने कहा डैमेजेस जो हैं आर मोर फ्रीक्वेंटली सोट रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन डैमेजेस ज़्यादातर लिए जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर ज़्यादातर जो है एग्रीव्ड पार्टी वो डैमेजेस लेती है, तो इसलिए वो डैमेजेस के ऊपर उसने ज़्यादा लिख दिया है। चलें जी, अब दो तरह बेसिकली दो तरह के हैं। ये वाले डैमेजेस अभी हम पढ़ेंगे मिलते ही नहीं हैं आपको, ठीक है, इसलिए लेकिन मैंने इसको मेंशन कर दिया कि होते तीन तरह के हैं। अब हम देखेंगे तीनों कब कब मिलते हैं और क्या सारे तीनों ही मिल जाते हैं, नहीं मिलते, इसको देखते हैं। पहला नंबर पे आ गए ऑर्डिनरी डैमेजेस, जिसको कहते हैं डैमेजेस अराइजिंग नेचुरली, ठीक है। वो कहते हैं when a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive, aggrieved party, aggrieved से मुराद के जिसका नुकसान हुआ है, he is or she is entitled to receive from the party who has broken the contract, मतलब कि defaulting party। देखो जो बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है उसको डिफॉल्टिंग पार्टी कहेंगे कि उसने डिफॉल्ट किया है, और जिसका नुकसान हुआ है उसको एग्रीव्ड पार्टी कहेंगे। अच्छा, उसने कहा कि वो डिफॉल्टिंग पार्टी से ले सकती है कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड टू हिम देयर बाय विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच। बात बड़े गौर से समझनी। वो कहता है जी कि नेचुरल डैमेजेस या ऑर्डिनरी डैमेजेस से मुराद वो नुकसानात हैं जो किसी एक बंदे के कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करने की वजह से दूसरे बंदे को डायरेक्टली हुए, नेचुरली हो गए। नेचुरली से मुराद क्या है कि उसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर ही हो गया। मिसाल के तौर पे देखें, मैंने आपसे एक लैपटॉप का किया कि भाई आपने मुझे लैपटॉप डिलीवर करना है 2 लाख रुपए का, ठीक है, पैसे अभी या बाद में वो तो एक अलग बात है। आपने कहा कि जी 7 तारीख को आ जाएंगे। लेट्स अज्यूम टाइम एसेंस है, टाइम एसेंस ना देखो, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये आपने कंफ्यूज नहीं करना कि सर वो पहले जो पढ़ के आए वो कुछ और चीज़ें, नहीं भाई, वो सारा कुछ ही लिंक्ड है ना, सारा कुछ ही लिंक है आपस में। टाइम एसेंस है, टाइम एसेंस नहीं है, हर जगह पे ये चीज़ें लगनी है, ठीक है। अच्छा, तो क्या बात हो रही थी कि भाई मैंने कहा कि आपने एक लैपटॉप लेके आना है फलां तारीख को, आप भाई लैपटॉप नहीं लेकर आए, मुझे लेना पड़ गया मार्केट से लैपटॉप, ठीक है, मुझे जाके मार्केट से लैपटॉप लेना पड़ गया। अब आपसे मैंने कितने का कॉन्ट्रैक्ट किया, और 2 लाख रुपए का। लेट्स अज्यूम वही वाला कॉन्ट्रैक्ट, वही मेक मॉडल वेरिएंट, ठीक है, वो मुझे जाके मार्केट से मिला है 2.5 लाख रुपए का। कितने का मिला है? 2.5 लाख रुपए। हो सकता है आपने भी इसीलिए ना परफॉर्म किया हो कि जी ये तो लैपटॉप महंगे हो गए, मैं क्यों 2 लाख का दूं। लेकिन हमें पता है कि आप इस बेस पर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते, पता है ना, सुपर मीनिंग आपको कि जी इम्पॉसिबिलिटी होगी या मुझे नुकसान हो रहा है, हमने उसमें स्पेसिफिकली पढ़ा हुआ है। देखिए इस तरह आपके लिंक होते हैं कॉन्सेप्ट। तो भाई आपका कोई बहाना नहीं, आपने फारिग हरकत की है, आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपका ड्यूटी थी आपकी परफॉर्म करना, आपने परफॉर्म नहीं किया। अब मुझे मार्केट से आगे कितने का लेना पड़ गया भाईजान? 2.5 लाख रुपए का, जबकि आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 2 लाख रुपए का। बेशक पैसे अभी दिए या नहीं दिए वो तो एक अलग बहस है ना, कि बाद में देने दें पहले देने, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में जैसे मैंशन है। मुझे नुकसान कितने का हो गया? 50,000 रुपये का। मैं गया जी कोर्ट में, मैंने कर दिया आप पे केस कि भाई इसने ही फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑन टाइम, इसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है। कानून कहेगा भाई कौन सा नुकसान हुआ है आपको, क्या आपने आगे कहीं बेचना था लैपटॉप? ये बात याद रखिएगा जो मैं कर रहा हूँ अभी, कि आगे यूज़ होनी है। क्या आपने कहीं आगे बेचना था लैपटॉप, जो आप कह रहे हैं कि जी मैंने आगे नहीं बेचा, मेरा उधर से प्रॉफिट का लॉस हो गया? मैंने कहा नहीं मैंने बेचना है, मैंने इस्तेमाल करना था। तो कानून कहेगा भाई किस चीज़ का आपने मार्केट से ले लिया, इस्तेमाल करें। मैंने कहा कि सर मैंने इस बंदे के साथ 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मुझे मार्केट से जाके लेना पड़ा 2.5 लाख रुपए का, 50,000 रुपया मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा। मैं क्यों एक्स्ट्रा दूँ 50,000 रुपया जब इसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है? कानून ने कहा यार वो हो सकता है एडवांस लैपटॉप हो। मैंने कहा नहीं, ये देखें बिल्कुल सेम है, साबित कर दिया उधर यार ये तो। कानून ने फिर वहाँ पे क्या कहना है? अदालत फिर ये कही कि भाई क्योंकि दीज आर द डैमेजेस विच हैव बीन नेचुरली अराइजन इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर भाई ये हुआ है
देन यू हैव टू पे, उस वो जो बंदा है मतलब आप जिन्होंने ब्रीच किया है, यू मस्ट हैव टू पे मी दी डैमेजेस, आपने मुझे लाजमी डैमेजेस पे करने हैं। अब बात आई कि डैमेजेस की अमाउंट क्या होगी, तो सिंपल समझ आ रही है ना, कितनी अमाउंट होगी 50,000। अब इस 50,000 के बाद टेक्निकल नाम हमने देने हैं, टेक्निकल नाम बस हम देने लगे हैं इसको, ज़रा गौर से सुनिएगा। देखो लैपटॉप की जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर मैं उसको बोल दूं तो सही रहेगा वर्ड, तो मसला तो नहीं है। अगर मैं कहूं कि जी 2 लाख रुपया मेरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, तो मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोल सकता हूं ना, कोई लड़ाई तो नहीं हमारी, ठीक है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ब्रीच डेट जो भी थी, मतलब लेट्स से जी आपने फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट किया 1 जून को और आपने कहा 10 जून को आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, आपने 10 जून को प्रोवाइड नहीं किया, ब्रीच हो गई किस डेट पे 10 जून को आपने प्रोवाइड नहीं किया लैपटॉप, मुझे जाके लेना पड़ा मार्केट से। तो भाई मार्केट प्राइस एट ब्रीच डेट, देखो ब्रीच डेट के ऊपर मार्केट प्राइस क्या, मतलब लेट से आपने कहा 10 तारीख को दूंगा, चलो 11 कर लो, 11 को तो ब्रीच हो गया ना, 10 को रात 12 बजे तक मैंने वेट किया है, आप नहीं आए भाई, मैं आपको कह रहा हूँ, आप ना कॉल उठा रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा, आपने डिलीवर नहीं किया, इसका मतलब है कि 10 तारीख को तो चलो निकाल दो ना, वो तो आपका दिन था पूरा, 11 को ब्रीच हो गया, 11 तक नहीं चीज़ पहुंची, तो इसका मतलब 11 तारीख क्या होगी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैं उसी दिन गया मार्केट में मुझे वो कितने का मिला भाई, कितने का मिला बताएं जल्दी जल्दी, 2.5 लाख रुपए का, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं ये कह सकता हूँ कि जी ये मार्केट प्राइस है, मार्केट की है ना, अब कॉन्ट्रैक्ट तो दोबारा मुझे जाके न्यू करना पड़ा, तो भाई मुझे नुकसान कितने का हो गया, अगर इसको मैं नेगेटिव कर लूँ तो भाई ये 50,000 का मुझे क्या हुआ है, नेचुरली जो मेरा है वो डैमेजेस मुझे हुए हैं, मुझे नुकसान हुआ है। तो एग्रीव्ड पार्टी मैं आपसे 50,000 रुपये यही मांग रहा हूँ, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं मांग रहा, एक्स्ट्रा कब मांगने हैं वो भी पड़ेंगे, फिलहाल इसकी बात हो रही है, और आइए गल समझिए, कोई नहीं। अच्छा आप ज़रा बात समझें एक और इसी में से, फॉर एग्जांपल जी कॉन्ट्रैक्ट था जी कि 10 जून को डिलीवर करेंगे, 10 को नहीं कर सके, 11 जून को जाके फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस है ये, ठीक है 2.5 लाख रुपया, 11 जून क्या है, ब्रीच डेट है, ये ज़रा समझना है क्योंकि कॉन्सेप्ट आ सकता है, हिला सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि आपने रट्टा नहीं मारना इसका, प्लीज़ कॉन्सेप्ट को समझना है। ब्रीच डेट है 11 जून, 11 जून को 2.5 लाख रुपए प्राइस है, लेकिन मैं जाता हूं, मैं खरीदता हूं मार्केट से 15 जून को, कितने को, देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हमने ये ज़हन में रखना है, सिविल लॉ है, इसका मकसद दोनों पार्टीज को नुकसान पहुंचाना नहीं है, ये नहीं है कि अब ब्रीच हो गया है तो उसको रगड़ के रख दो जी तुमने ब्रीच ही क्यों किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ब्रीच कर, नहीं भाई, जो डैमेजेस बनते हैं इंसाफ के मुताबिक वो उसको पे करें, ठीक है। अब इधर देखें वरना ज्यादती हो जाएगी ना अगर हमने ये काम किया। 15 जून को मैं गया हूं तो जी लेट्स से मार्केट प्राइस 15 जून को जो है वो फॉर एग्जाम्पल है 3 लाख रुपया, क्या प्राइस है भाई, ये बात ज़रा बड़े गौर से समझ नहीं है, मेरे ख्याल में पहुंच तो चुके होंगे आप, लेकिन तसल्ली से एब्जॉर्व करनी है ना बात, समझे ज़रा। कॉन्ट्रैक्ट था 2 लाख रुपए में आप लैपटॉप डिलीवर करेंगे, ब्रीच हुआ जी 11 जून को, उस दिन मार्केट में लैपटॉप मिल रहा था 2.5 लाख रुपए का। अब ये साबित करना ऑब्वियसली वकीलों का काम है, हम तो कानून पढ़ रहे हैं कि साबित हो गई है तो अब होना क्या, लेकिन मैंने जाके 11 जून को नहीं खरीदा, मैंने खरीदा 15 जून को, जब मुझे मिला 3 लाख रुपए का, मैं अदालत गया, मैंने कहा सर मैंने खरीदा 3 लाख रुपए का, इस भाई ने मेरे सर कॉन्ट्रैक्ट किया था 2 लाख रुपए का, मुझे हो गया 1 लाख रुपए का नुकसान। अदालत कहेगी शहबाज साहब मेहरबानी आ जाए बैठे ज़रा, आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा भी रहे हैं, देखते हैं किस तरह का पढ़ाते हैं, तो आप भाई जाके ज़रा ये बताएं कि उसने ब्रीच किस डेट पे किया। मैंने कहा सर वो 10 जून का वादा था, नहीं किया, तो इसका मतलब 11 को ब्रीच हो चुका था, 11 को परफॉर्म मतलब है कि मैंने समझ लिया कि अब नहीं हो सकता परफॉर्म, तो टाइम भी एसेंस था लेट से, तो 11 तारीख को ब्रीच हो गया। अच्छा अब भाई 11 तारीख को क्या प्राइस थी, दूसरे वकील ने कहा कि भाई ये देखें मैं कोटेशंस लेकर आया हूँ, मेरे पास एविडेंस है, 11 तारीख को 2.5 लाख रुपया प्राइस थी। दूसरा वकील कहेगा बेशक मेरे क्लाइंट ने ब्रीच कर लिया है, लेकिन सर आपने क्या उसको जान निकालनी है बेचारे की,
तो उसने क्या कब किया ब्रीच, 11 तारीख को, 11 को मार्केट प्राइस थी 2.5 लाख रुपया। अब कानून ने मुझे कहा कि शहबाज साहब आपने कब खरीदा, मैंने कहा कि सर मैंने खरीदा 15 जून को। तो कहेंगे आप मतलब क्या कर रहे हैं, फिर आपने 15 जून को खरीदा तो अगले 4-5 दिन तो आपकी अपनी नाअहली की वजह से, आपकी अपनी सुस्ती की वजह से प्राइस बढ़ गई है ना। उस गरीब का क्या कसूर है, उसका कसूर यह है कि उसने 10 को डिलीवर करना था, वो नहीं कर सका। तो भाई ब्रीच डेट है वो, उस डेट के ऊपर जो भी मार्केट के अंदर प्राइस है उसके हिसाब से और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब आप 2 महीने अगले ना लें, इसकी प्राइस बढ़ के लेट से 5 लाख हो जाए, अब आप उससे क्या 3 लाख रुपया मांगते फिरेंगे, इसकी प्राइस बढ़ के 8 लाख हो जाए, अब आप उससे 6 लाख रुपया मांगते फिरेंगे। इलॉजिकल बात है। वो कहेगा कि भाई सिविल लॉ का मकसद एक जो बंदा है एग्रीव्ड पार्टी है उस बेचारे को कोई मतलब है कि फांसी नहीं लगा देनी, ठीक है, उसको कोई इतना नहीं उस पर कर देना कि वो ज़िंदगी भर दोबारा कभी लैपटॉप का कॉन्ट्रैक्ट ही ना करे, दुकान ही बंद करके चलाए वो, ठीक है। तो देखो नेचुरली ऑर्डिनरी डैमेजेस इंसाफ के मुताबिक कितने बनते हैं, 50,000 रुपया वही मिलेगा। अब अगले जो हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि आपने जो है डैमेजेस को कम से कम करने की कोशिश भी करनी है, ठीक है। अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है, मैं एग्रीव्ड हूँ, तो एग्रीव्ड पार्टी ने पूरी कोशिश, ये नहीं कि अब लेने तो हैं चलो ज़रा फिर लेंगे, मतलब बैठे रहो यार, जब लेने ही उससे पैसे हैं जितने का मिले तो क्या मसला है। नहीं, कानून कहता है नहीं भाई ये हरकत में बरकत है, खुद थोड़ी सी हरकत करें और अगले का भी नुकसान बचाएं और अपनी जेब से भी अभी जो जा रहे हैं वो बचाएं। आइए बात समझिए। नहीं ये है जी स्पेशल ऑर्डिनरी नेचुरल डैमेजेस। तो पढ़े ज़रा जनरल रूल क्या है जी ये वाले डैमेजेस के लिए। जनरल रूल in case of breach of contract of sale is the difference between contract price and market price at date of breach, at date of breach, at date of breach। ये याद रखना है आपने, ये याद रखना है। मार्केट प्राइस एट डेट ऑफ परचेज नहीं वो कह रहा कि जब आप जाके परचेज करेंगे, नहीं, उसने क्या कहा है, मार्केट प्राइस एट डेट ऑफ ब्रीच। ब्रीच डेट के ऊपर भाई जो मार्केट प्राइस है उसका और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क है। देखो ब्रीच डेट के बाद जो भी हो रहा है वो आपकी अपनी नाअहली है, आप नहीं खरीद रहे, कुछ भी कर रहे हैं वो आपका मसला है, उसका नहीं मसला। उसका मसला ये था कि उसने एक डेट तक परफॉर्म करना था, उसने नहीं किया, वो सिर्फ उतना नुकसान भरेगा। आइए कल समझ देखो इसकी एग्जांपल्स कितनी एग्जांपल्स उसने दी हैं, मतलब लीगल प्रोविजन 5 लाइन होगी, आगे एग्जांपल 10 एग्जांपल उसने 1.5 सफ़े की डाल दी हैं। भाई इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल से आइडिया लगा लें कितनी ज़्यादा। अच्छा जी एग्जाम्पल 1, नवीद प्रॉमिस टू डिलीवर फूड एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय अदील फॉर 80 पर्सन्स फॉर ₹85,000। भाई 80 बंदों का खाना 85,000 में उसने कहा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जस्ट एन आवर बिफोर द इवेंट नवीद इन्फॉर्म दैट ही वुड नॉट बी एबल टू डिलीवर द फूड। उसने कहा भाई मैं नहीं आ सकता, नहीं मैं खाना पहुंचा सकता। अब जल्दी जल्दी खाना अरेंज करना है, जल्दी में आपको पता है कि फिर जो फंसा हुआ बंदा उसको चीज़ भी महंगी मिलती है। अदील ने भाई ज़ाहिर है खाना तो अरेंज करना, उसने भाग के क्या मार्केट से खाना अरेंज किया, वो हुआ जी 93,000 का। कितने का हुआ भाईजान, 93,000 का, ठीक है। इसका मतलब है कि उसी डेट पे, उसी ब्रीच पे, क्योंकि उसी दिन वो चला गया, 93,000 का उसको खाना मिला है, जबकि पहले वादा कितने का था, 85,000 का। तो भाई वो उससे सिंपल कहेगा यार आपने ब्रीच किया है तो ये 8,000 रुपये का नुकसान भरे, मुझे इतना महंगा मिला है मार्केट से खाना तो उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। आगे समय दूसरी एग्जाम्पल, Asif hires Bilal ship to go to Karachi and they take on board on the 1st of January a cargo which Asif is to provide and to bring it to Gwadar. The freight to be paid when earned. When earned से मुराद है कि जब वो चीज़ पहुंच जाएगी फिर उसको फ्रेट मिलेगा, ओके। Bilal ship does not go to Karachi, okay, but Asif has opportunities of procuring suitable conveyance or the cargo upon terms as advantageous as those on which he had chartered the ship. Asif avails himself of those opportunities but is put to trouble and expenses in doing so. ठीक है, अब बात ज़रा सारी समझ लें, उतनी लंबी उसने कहानी बना दी। वो कहते रही एक बंदा है, उसने दूसरे बंदे को हायर किया कि यार आपने मेरा सामान वहाँ से शिप से कश्ती के थ्रू लेकर जाना है। अब वो जिस बंदे की कश्ती थी वो बंदा उस टाइम पे पहुंचा ही नहीं। मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट था 10 लाख रुपए आप देंगे किराया और मैं आपको लेके जाऊंगा, जब वो पहुंच जाएगा तब आप किराया पे करना, पहले पैसे नहीं लिए तब किराया पे करना, ठीक है। अब वो बंदा आया ही नहीं है उस डेट पे, तो जाहिर है दूसरे ने भाई इधर उधर मार्केट में देखा, उसको 10 लाख रुपए में दोबारा कोई बंदा मिल गया। इसका मतलब है कि ब्रीच डेट के ऊपर भी सेम ही प्राइस का बंदा मिल गया जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 2 महीने पहले हुआ, 3 महीने पहले हुआ, लेकिन जो भी सीन है चाहे 2 दिन पहले हुआ, वो ही
रेट वाला जो है उसको मिल गया। इसका मतलब कि अब इधर से तो उसको नहीं नुकसान, कोई 0 रुपये का नुकसान है। मार्केट प्राइस एट ब्रीच डेट भी 10 लाख है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो थी जाने की पहले वो भी 10 लाख, इधर से 0 है। लेकिन वो कहता है इसमें ना उसको कुछ एफर्ट करनी पड़ी है। देखो इसमें हमने डैमेजेस पे करवाना जो नेचुरली राइज हुए हैं, और एफर्ट के अंदर अब आप कहें सर वो तो हर चीज़ मांगे, नहीं भाई, ये कानून ने साबित करना है, ठीक है, ये वकीलों ने साबित करना है कि कौन कौन से नेचुरली है। जाहिर है उसका भी लॉयर होगा, उसका भी एक दूसरे पे क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह होगी, वो तो एक अलग बात है। हम यहाँ पे लीगल प्रोविजन पढ़ रहे हैं। लीगल प्रोविजन ये है कि यार अगर उसको 10 लाख रुपए में बंदा ढूंढने में कुछ कॉस्ट आई है, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं यार मेरा 10,000 रुपये का फ्यूल लग गया इधर उधर भागने में, गाड़ी लेके जाने में, या कुछ और इस तरह के बहुत ही नेसेसरी लग्जरी वाले नहीं एक्सपेंसेस कि आपको कि मैंने फलां भी चीज़ की, मैंने तो उधर भी गया, फिर मैंने कटिंग भी करवाई और मैंने फलां फलां, वो हरकतें नहीं होंगी, ठीक है। आपने जो नेचुरली आपको लॉस हुआ है वो आप मांग सकते हैं पैसे। अब वो मेंशन नहीं है तो जितने भी हुए होंगे वो ले सकते हैं, ठीक है। आइए भाई बात समझ। एग्जाम्पल 3 देखें। आजम कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय ऑफ बाबर एट 150 पर केजी 500 केजी ऑफ राइस। उसने कहा 500 केजी आपने राइस देना है, 150 रुपये का किलो। नो टाइम बीइंग फिक्स फॉर डिलीवरी, टाइम कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। Azam afterwards informs Babur that he will not accept the rice if tendered to him, the market price being। अब अच्छा देखें हो ये नहीं है कि हमेशा प्रोमिजर की तरफ से ही कोई हो रहा। देखो प्रोमिजर दोनों ही हैं, फिर वही बात है, रेसिप्रोकल प्रोमिस है। मैं प्रोमिजर हूँ डिलीवर करने के लिए, तो आप भी तो पैसे देने के लिए प्रोमिजर है ना, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने लेट से कहा कि जी मैं आपको चावल डिलीवर करूँगा, राइस डिलीवर करूँगा 500 केजी 150 का एक, ठीक है, पर केजी। अब टाइम फिक्स नहीं था, आपने क्या किया, कॉल करेगा यार नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अगर तुमने दिए हुए तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि भाई मार्केट में 130 के मिल रहे हैं, तुमने मुझे महंगा रेट लगाया, जो भी आप रीज़न दें। मैं अब क्या कहूँगा, मैंने कहना है कि भाई ये क्या सीन हुआ। आपने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया क्योंकि मेरा नुकसान हो रहा है, तो मैंने उसे वही पहले बताना है कि भाई सुपर विनिंग की पॉसिबिलिटी में ये नहीं आता कि नॉट वायबल अगर हो जाए तो आप इसको कहें हमने करना नहीं है, कोई वॉइड नहीं हुआ। क्यों, आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, उस वक्त प्राइस ये थी, अब प्राइस कम हो गई तो भाई क्या करें, मेरा फ़ायदा भी तो होना है। अगर यही वाली प्राइस लेट से ज़्यादा भी होती तो फिर क्या होना था, बात आ रही है समझ। तो भाई फ़ायदा नुकसान बिजनेस में होता है। अब आपको ख़रीदना पड़ेगा, नहीं खरीदेंगे तो भाई मार्केट में 130 रुपये का बिक रहा है, मेरा भी अब जाहिर 130 का बिकेगा, जबकि आपके साथ मैंने भेजना था 150 का। 20 रुपये पर केजी मुझे नुकसान हो रहा है, 20 रुपये इंटू 500 करके जो भी 10,000 है वो आप मुझे पैसे पे करें, जाए मार्केट से ख़रीद लें। और आइए समझ, ठीक है। देखें कितना एक जस्ट सिस्टम है, अगर खैर फॉलो हो, बस किताबों में ही है, किताबों का जहाँ और है और बाबों का जहाँ और है, ठीक है। तो अगर फॉलो हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन और ये अंग्रेज़ ही बना गए साढ़े वाले के वास्ते होए इतने भी कह दें नैब के इतने इतने बिलियन के केसेस माफ़, और ये मतलब बस यार मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ चीज़ें सोच के कि क्या हाल हो गया मुल्क का। एग्जाम्पल 4, आलिया कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय बिस्माज शिप फॉर 6 बिलियन। आलिया और बिस्मा को क्या शौक हो गया शिप का, 6 बिलियन की, ओके। तो भाई 6 बिलियन की शिप खरीदनी थी उसने, ओके, बट ब्रेक्स आर प्रॉमिस, मतलब नहीं खरीदती। द प्राइस विच बिस्मा कुड ऑब्टेन एट टाइम ऑफ ब्रीच। देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 6 बिलियन रुपीज़, आलिया ने नहीं खरीदी, मार्केट में वो उस डेट पे बिक सकती है, ना बेचे उसकी मर्जी है। देखो हमने तो ब्रीच डेट तक के, हम तो जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है आलिया, मैं आलिया हूँ, ठीक है, आलिया साहिबा जो है वो ब्रीच डेट तक की रिस्पॉन्सिबल है। बाद में क्या होता है वो मेरी सरदर्दी थोड़ी है। तो भाई ब्रीच डेट पे वो 5.8 बिलियन की बिक सकती थी, तो अदालत में गए, अदालत में जाके उसने कहा 6 बिलियन इससे लेकर दें, मेरी बिकी नहीं है गाड़ी ये शिप। अदालत कहे कि नहीं भाई, अब आप ये किसी और को तो बेच सकते हो ना, मार्केट के अंदर बिक रही है आपकी, या तो आप कहे कि बिकती ही नहीं है, फिर हम इसको देखें बिक रही है मार्केट के अंदर 5.8 बिलियन की, तो 0.2 बिलियन का लॉस हुआ है, कोई नहीं ये दे दो। वो ऐसे पैसे लिख रहे हैं जैसे वो इंडिया के अंदर नहीं होता था, वो मीम्स भी चल रही होती हैं, हमारे दौर में वो ड्रामा लगता है कसौटी ज़िंदगी की एक होता था, और इस तरह के कुमकुम शुमकुम बड़े, मतलब कि हमारा दौर के जब हम बच्चे थे तो घर वाले देखते होते थे।
अब उसमें होता है ना, मिस्टर बजाज आपके 500 करोड़ रुपए गिर गए हैं, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं प्रेरणा, मेरे तकिए के नीचे 100 करोड़ पड़ा हुआ है, वो उठा लो। ये वो सीन चल रहा है, मतलब बिलियंस में खेल रहे हैं और 0.2 बिलियन, वो कहता है 0.2 बिलियन दे दो, 0.2 बिलियन 200 मिलियन 20 करोड़ रुपया है यार, ठीक है। एग्जाम्पल 5 आए भाई। अरसलान द ओनर ऑफ अ बोट कॉन्ट्रैक्ट्स विद बुरहान टू टेक अ कार्गो ऑफ यार्न, धागे लेके जाना, टू ग्वादर फॉर सेल एट ग्वादर, ओके, स्टार्टिंग ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। कोई सेल होने लगी है स्टार्ट वहाँ पर, उसने कहा कि उस दिन आपने पहुँचा देना है, ओके। द बोट ओइंग टू सम अवॉइडेबल कॉज, देखो अनअवॉइडेबल नहीं है, अनअवॉइडेबल हो तो भाई मेरे तो हाथ में नहीं है ना, कंट्रोल में नहीं है, अवॉइडेबल थी, मैं कंट्रोल कर सकता था, ठीक है। उसने कहा जी द बोट ओइंग टू सम अवॉइडेबल कॉज डज नॉट स्टार्ट एट द टाइम अपॉइंटेड, वो सही टाइम पे स्टार्ट ही नहीं हुई। वेयर बाय द अराइवल ऑफ द कार्गो एट ग्वादर इज डिलेड बियॉन्ड द टाइम एंड इट वुड हैव अराइव्ड इफ द बोट हैड सेल्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली गलती किसकी है, ये जो अरसलान साहब हैं उनकी गलती है ना, लेट निकले। आफ्टर दैट डेट एंड बिफोर द अराइवल ऑफ द कार्गो द प्राइस ऑफ यार्न फॉल्स, उसकी भाई प्राइस गिर गई है, ठीक है। देखो अब वो बंदा जो है दूसरा बुरहान, अगर वो पहले धागा उसका पहुंच जाता तो वो महंगा बेच लेता मार्केट के अंदर, ठीक। अब वो प्राइस उसकी गिर गई है, अब उसका उतने का नहीं बिक रहा जितने का बिकना था पहले। द मेयर ऑफ कंपनसेशन पेएबल टू बुरहान बाय अरसलान इज द डिफरेंस 1 मिलियन बिटवीन द प्राइस विच बुरहान कुड हैव ऑब्टेन्ड फॉर द कार्गो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जिस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस दिन 6 मिलियन का वो बेच सकता था, लेकिन अब क्योंकि लेट पहुंचे अब वो धागा कितने का बिक रहा है, 5 मिलियन का, तो भाई उसका नुकसान हो गया, ठीक है। प्राइस एट कॉन्ट्रैक्ट डेट और प्राइस जो मार्केट प्राइस है ब्रीच डेट की, उसमें फ़र्क है 1 मिलियन का, उससे 1 मिलियन मांग लेगा भाईजान, आपके लेट पहुंचने की वजह से मुझे नुकसान हुआ है। आ गई समझ बात, ठीक है। चल, अकमल कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिपेयर कामरान हाउस इन अ सर्टन मैनर। अच्छा ये अजीब से सवाल बनाते हैं, मतलब बाप बेटे को लेकर लगे होते हैं एक दूसरे से लड़वाने, कभी बाबर आजम कभी कामरान अकमल। बाबर आजम ने खैर यार, अकमल कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिपेयर कामरान हाउस इन अ सर्टन मैनर एंड रिसीव्स पेमेंट इन एडवांस। वो एक मीम में देख रहा था कि कामरान भाई आपने सही किया जो आपने इसको शूज़ नहीं दिए। यार मीम्स बड़ी वैसे कमाल है, लेकिन क्या इन्होंने किया, दिमाग से जा नहीं रही चीज़। अकमल कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिपेयर कामरान हाउस इन अ सर्टेन मैनर एंड रिसीव्स पेमेंट इन एडवांस, एडवांस में पैसे ले लिए। अकमल रिपेयर्स द हाउस, उसने रिपेयर कर दिया बट नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, उसने लेट से कोई और ही कमरा रिपेयर कर दिया, उसके मुताबिक नहीं किया। कामरान अब कामरान साहब को ज़ाहिर है दोबारा वो करवाना पड़ना है, उसने कहना भाजी की किता है, ठीक है, फला कमरा करना था, उस तरह से चीज़ करनी थी रिपेयर, आपने उस तरह से नहीं की, मुझे तो दोबारा करवानी पड़ेगी, तो दोबारा करवाने पे जो कॉस्ट आएगी, ठीक है, वो उससे भरवा सकता है कि भाईजान ये आप पे करेंगे, ठीक है। आइए बात समझ। अच्छा जी, अब अगली एग्जांपल जो है प्लीज़ आप लोगों ने खुद करनी है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेनी है, ठीक है, सही है, हो जाएगा। चलें जी, अब नेक्स्ट चलते हैं स्पेशल डैमेजेस के ऊपर। ये बात बड़े गौर से समझनी है। देखो ऑर्डिनरी डैमेजेस सिंपल क्या है कि भाई ये तो हर सूरत में पे करने ही करने हैं। कब पे करने हैं, अगर ये फ़र्क हुआ दोनों का, ब्रीच डेट की मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की डेट का फ़र्क हुआ तो हमने पे करने ही करने हैं। लेकिन अगर फ़र्क ही नहीं है, जैसे वो एक एग्जांपल में देखा कि भाई 10 लाख या वो अमाउंट नहीं लिखी थी, हमने खुद ज्यूम किया कि लेट से 10 लाख की शिप उसने रेंट पे ली है, हायर की है, ठीक है। अब वो ब्रीच हो गया लेकिन उसको दोबारा 10 लाख की सेम तरह की चीज़ मिल गई है, तो भाई वो फिर तो कोई डैमेजेस नहीं है। हाँ, वो एफर्ट करने में जो उसका कॉस्ट आई है, मॉनेटरी कॉस्ट आई है, मेंटल कॉस्ट कोई नहीं यहाँ पे कंसिडर हो रही, मॉनेटरी कॉस्ट आई है, वो आपने पे करनी है। अच्छा, इसमें यह भी याद रखिए फाइनेंशियल कॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, आपकी जो मॉनेटरीली आप पे करते हैं उसकी बात होती है डैमेजेस वगैरह में। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन है कि स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल ये हर सूरत में है, ये कभी कभार है, कब है देख लेते हैं। उसने कहा व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज़ ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू हिम देयर बाय विच द पार्टीज न्यू। इसको ज़रा अंडरलाइन करना है, विच द पार्टीज न्यू, दोनों पार्टीज को पता था कि ये वाला लॉस हो जाएगा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ना किया गया। व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट। ये ज़रा अंडरलाइन कर लें इस बात को, पहले फिर समझ लें। उसने कहा कि भाई स्पेशल डैमेजेस कब पे करने हैं, स्पेशल डैमेजेस तब भाई पे करने हैं अगर दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं
और उन्हें पता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, एक तो मुझे ये पे करने पड़ेंगे मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फ़र्क, ठीक है। सेकेंडली, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर किसी और कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई लॉस हो रहा हुआ या किसी और चीज़ का भी कोई लॉस हो रहा हुआ, वो भी मुझे देना पड़ेगा। लेकिन ये कब स्पेशल डैमेजेस देगा? अगर दोनों पार्टीज को पता है। हमने लैपटॉप वाली एग्जांपल में एक बात की थी, वो मैंने कहा था इसको ज़रा नोट रखना है, याद रखना है। हमने कहा कि 2 लाख रुपए ये 2.5 लाख रुपए है। अदालत में गए तो कोर्ट ने क्या पूछा था मेरे से सबसे पहले कि भाई क्या आपने ये आगे सेल करना था या आपने यूज़ करना था, ठीक है। मैंने कहा मैंने यूज़ करना था, तो इसका मतलब है कि इसका और तो कोई पर्पज़ ही नहीं था, और तो मेरा कोई लॉस है ही नहीं, तो मुझे ये पे करना मैं ले सकता हूँ डिफ़ॉल्टिंग पार्टी से, ठीक है। लेकिन अगर उसमें मैं कहता मैंने यूज़ नहीं करना था, मैंने आगे सेल करना था, तो क्योंकि 2.5 लाख का अगर मैं मतलब इससे मैं 2 लाख रुपए का लेता तो मैंने बेचना था 270 का, मिसाल ले रहा हूँ। 2 लाख रुपए का लेके, मेरा शॉप का काम है, मेरा लैपटॉप का काम है, 2 लाख का मैं परचेज़ करता, 270,000 का मैं सेल करता, मुझे 70,000 का प्रॉफिट होना था। अब मैंने ख़रीदा है 2.5 लाख रुपए का इस मार्केट से, आगे बेचा 270 का, मुझे कितने का फ़ायदा हुआ है? 20,000 का। मुझे 50,000 का सॉरी 70,000 का फ़ायदा नहीं हुआ। तो अदालत को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई 50,000 तो ये वाला आप मुझे फ़र्क लेके दो, ऊपर वाला 20 भी तो फ़र्क लेके दो ना, जो इस बंदे की वजह से हुआ है। समझ आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पर सवाल अदालत की तरफ से आएगा कि भाई जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, क्या आपने उस पार्टी को बताया था कि मैंने आगे सेल करना है? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशल डैमेजेस में। ये देखो, इधर कुछ नहीं बताना, इधर तो सिंपल है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज, सही है। वो बाद में ये नहीं कह सकता अच्छा मुझे नहीं पता था कि डैमेजेस भी होते हैं, वो नहीं पता, ना पता हो, हमें क्या। हमने सिंपल कहा हुआ कि आपका जो है, याद है मिस्टेक में भी हमने कहा था कि चाहे बायलेटरल मिस्टेक भी हो जाए ना, दोनों तरफ से भी मिस्टेक हो जाए पाकिस्तानी लॉ की, तो हम क्या कहते हैं? इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, ठीक है, कि भाई इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ये कोई बहाना नहीं है, आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तानी लॉ है, पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता नहीं है, ठीक है, हमारी थोड़ी गलती। ये तो आपको देने पड़ने हर हाल में, ठीक है। इधर स्पेशल डैमेजेस के केस में ये है कि भाई अगर दोनों पार्टीज है, जितनी पार्टीज हैं, उन सब पार्टीज को पता है कि यार अगर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा तो फला नुकसान भी होगा, वो भी हमें पे करना पड़ेगा, तो फिर ये स्पेशल डैमेजेस में आएगा। अगर नहीं बताया गया था पार्टी को, फिर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देखते हैं। Example 11. Azam, a builder, contracts to erect and finish a house by the 1st of January. आजम साहब ने कहा कि मैं 1 जनवरी तक घर बना के खड़ा कर दूंगा। In order that Babar may give possession of it at that time to Qasim, to whom Babar has contracted to let it. देखो, आजम ने कहा कि मैं घर बना के, देखो बाप बेटा फिर आगे, बाबर को दूंगा घर बना के, और बाबर ने इसको किराए पे, लेट इट का मतलब क्या है, उस पर किराए पे उसने भाई देना है किसको? कासिम को, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जी आजम साहब उस डेट पे ब्रीच कर जाते हैं, उससे नहीं होता, ठीक है, तो उस डेट पे तो नहीं होता, तो फिर क्या अब उसको देखा जाएगा? वो कहते हैं आजम इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बाबर एंड कासिम, और आजम को भी पता है, उसने बताया हुआ है। और आम तौर पे ये जो एग्जांपल बड़ी रेलेवेंट है, आम तौर पे ऐसे केसेस में बता दिया होता है कि भाई मैंने रेंट पे देना है 1 जनवरी से, सही है, अगला महीना जैसे स्टार्ट होगा, पार्टी वो घर पिछला अपना रेंट वाला छोड़ के आई हुई, लेट से पीछे भी रेंट पे थे, तो उन्होंने आके बैठना है यहाँ पे, तो भाई जल्दी जल्दी काम खत्म करो। ये थोड़ा पुश किया जाता है मिस्त्रियों को, ठेकेदारों को, ठीक है। अब उसने भाई फुल टाइम पुश किया और उसको बताया हुआ है कि भाई मैंने रेंट पे देना है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? आजम बिल्ड्स द हाउस सो बैडली, उसने मतलब बिल्कुल ही बेड़ा कर दिया। बिफोर द 1st of January इट फॉल्स डाउन, ओए होए, वो भाई गिर ही गया घर। एंड हैज़ टू बी रीबिल्ट बाय बाबर, उसको भाई दोबारा से बिल्ड करना पड़ा। अब देखो, 2 नुकसान इसके केस में हो रहे हैं। 1 जनवरी से पहले घर गिर गया है, ठीक है, अब उसको दोबारा बनवाना पड़ रहा है, तो पहला तो ऑर्डिनरी डैमेजेस है, दोबारा बनवाने के जो पैसे हैं वो आजम से भरवाएगा कि भाईजान ये तुम्हारी वजह से हुआ, मेरी वजह से थोड़ी हुआ, तो ये पैसे भरो, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, क्योंकि जितना दिन, जितना भी टाइम डिले होगा घर दोबारा बनने में, वो उतना ही रेंट इससे निकलवाएगा, क्योंकि इसने कहना है मैंने तुम्हें कहा था
अब फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 मार्च को घर बन डिलीवर हो रहा है, तो भाई 2 महीनों का किराया फिर तुम ला के दो। अगर तुमने टाइम पे किया होता तो हो जाता। उसने कहना सर मेरा क्या है, मैं क्यों दूँ। हमने उससे कहना है कि भाई स्पेशल डैमेजेस की टर्म सुनी है। उसने कहा नहीं सुनी। तो आपने पे आप सबसे पहले उसे कहना है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज, जो कि उसको ज़ाहिर नहीं समझ आनी, और फिर आपने उसे समझाना है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि जब हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, आपको ये तो पता ना मैंने किराए पे देना। उसने कहना जी जी पता था। तो भाई फिर वो मेरा नुकसान आप भरोगे, स्पेशल डैमेजेस नहीं, ठीक है। तो भाई इस केस में क्या है, उसने कहा कि जी has to be rebuilt by Babur, who in consequence loses the rent which he was to have received from Qasim and is obliged to make compensation to Qasim for the breach of his contract। जाहिर है उसने मतलब कासिम ने भी इस पर केस कर दिया होगा कि भाईजान अब मैंने घर पे आना था, मुझे भी पैसे दें। ठीक है, देखो केस डिफरेंट हो रहे हैं अब यहाँ पे। आज़म और बाबर का ताल्लुक था, बाबर और कासिम का ताल्लुक था, लेकिन बाबर और कासिम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आज़म को पता था कि भाई मैंने परफॉर्म करना, ना करता पहले को। अगर इतनी उसके ऊपर प्रेशर था तो वो कहता गया नहीं मैं तो नहीं परफॉर्म कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट ही ना करता। अब कॉन्ट्रैक्ट अगर उसने जानते पूछते हुए किया है ये वाला, तो इसका मतलब है कि उसको परफॉर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, या तो ये होता ना कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर उसको ना पता होता, बाद में जाके ये चीज़ ऐड की जाती, फिर एक अलग बात थी। लेकिन बाद में भी अगर म्यूचुअली एग्रीड होता, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ होता, तो फिर भी मसला नहीं होना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल साफ केस है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही पता है उसको कि मैंने घर टाइम पे डिलीवर करना है, तो भाई वो नहीं डिलीवर करता। जो कासिम है, जो अगला किराएदार है जिसने आना है, वो भाई केस कर देता है बाबर के ऊपर कि भाई मैं तो अपना सामान लेके तैयार बैठा हूँ, मैंने पिछला घर छोड़ दिया, मुझे फलां नुकसान हुआ है, तो वो पैसे पे करो। कोई बात नहीं, पे मैं करवाता हूँ। वो क्या करेगा, आज़म के पास आएगा कि चल भाई इसके पैसे पे कर, ठीक है, उससे डैमेजेस करवाएगा। एक तो वो हो जाएगा। सेकेंडली, आज़म मस्ट मेक कंपनसेशन टू बाबर फॉर द कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस फॉर द रेंट लॉस एंड फॉर द कंपनसेशन मेड टू कासिम। देखो तीन तरह के उसको अब पे करने पड़ रहे हैं। बात आइए समझ, देखो ऑर्डिनरी डैमेजेस तो हर केस में ही है ना, अगर हो रहे हों तो हो तो रहे हैं, मतलब जाहिर रीबिल्ड करना है तो उसके एक्स्ट्रा पैसे हैं ना। मुफ्त में तो अगर कोई मुफ्त में कर जाता है तो फिर तो चलो अच्छी बात है। एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं तो भाई एक तो वो वाले भरने पड़ेंगे। लेट से वो आदम कहता है मैं खुद ही बना दूंगा, तो सही है खुद बना दे, ठीक है। उसकी फिर कैलकुलेशन सिंपल ये हो रहेगी, 10 लाख रुपया तुमने देने थे, तुम ना लो, तुम ना दो मुझे, बस खुद घर बना दो, वो ये हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट से जाके बनवाना है तो फिर उसके हिसाब से पैसे लेगा। एक वो हो गया। दूसरा, मेरा किराया गया है जितने महीनों का, वो आपने पे करना। तीसरा, कासिम ने मेरे ऊपर केस कर दिया भाई, तो केस किसकी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, उसके पैसे दो, ठीक है। ये होते हैं स्पेशल डैमेजेस। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब होंगे, सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ है, मतलब चाहे ओरली इम्प्लाइड वगैरह जिस तरह भी, अगर पार्टीज़ को पता है, सारी पार्टीज़ को, कि ये हो होगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखें। आसिफ हैविंग कॉन्ट्रैक्टेड विद बशीर टू सप्लाई बशीर विद 1000 kg ऑफ आयरन एट 500 पर kg टू बी डिलीवर एट अ स्टेटेड टाइम। कॉन्ट्रैक्ट्स विद सलीम। अच्छा, अब देखें इंग्लिश थोड़ी, ये बहुत ही बेसिक इंग्लिश है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग इस तरह की होती है कि आपको समझ आनी चाहिए बात। भाई तसल्ली के साथ पढ़ना है क्वेश्चन को। मैं इस बात को पता नहीं कितनी के इम्पोर्टेंस के साथ कह दूं कि भाई इंतहाई ज़रूरी है आपको समझ आए कि क्वेश्चन है क्या, वरना जवाब फारिग है सारा। अब देखो उसने कहा आसिफ हैविंग कॉन्ट्रैक्टेड विद बशीर टू सप्लाई बशीर विद 1000 kg ऑफ आयरन एट 500 पर kg टू बी डिलीवर एट अ स्टेटेड टाइम। आसिफ ने भाई बशीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं आपको 1000 kg ऑफ आयरन दूंगा 500 पर kg के हिसाब से, ओके। कॉन्ट्रैक्ट्स विद सलीम फॉर द परचेज। अब वो देखो आसिफ ने बेचना है बशीर को, लेकिन ख़रीदना किससे है, सलीम से, ठीक है। सलीम से उसने ख़रीदना है 400 पर kg के हिसाब से, और आगे बशीर को बेचना है 500 पर kg के हिसाब से, कोई मसला नहीं है, ठीक है। टेलिंग सलीम को बता दिया था दैट ही डज सो फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद बशीर। उसको बताया हुआ है कि भाई मैं तुमसे तो ख़रीद रहा हूँ ना, मैंने आगे एक पार्टी को सेल करना है। पार्टी का नाम बताना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बस ये उसे पता होगा मैंने आगे सेल करना है। लेकिन चलो उसने अगर बता ही दिया मैंने बशीर को सेल करना, तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। सलीम फेल्स टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट। सलीम साहब भाई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करते विद आसिफ हु कैन नॉट प्रोक्योर अदर आयरन एंड बशीर। देखो अब हुआ क्या, अगर तो स्नैरियो चेंज भी कर देता है ना। सलीम ने भाई आसिफ को आयरन डिलीवर नहीं किया,
अब ऑर्डिनरी डैमेजेस तो ये होना चाहिए था ना कि भाई मार्केट के अंदर कितने के मिल रहे हैं, उस हिसाब से वो फ़र्क उससे मांग लेता ऑर्डिनरी डैमेजेस वाला। और जो आगे से नुकसान हुआ है बशीर वाला, एक तो प्रॉफिट का नुकसान हो गया है, प्रॉफिट 100 पर केजी, ठीक है, या पता नहीं टन हैं जो भी, उस हिसाब से जो लॉस हुआ है वो। और अगर बशीर केस कर देता है आसिफ के ऊपर तो वो वाले पैसे भी। लेकिन अब वो कह रहा है मार्केट से मिल ही नहीं रहा, मार्केट में पड़ा ही नहीं हुआ, तो मार्केट प्राइस तो मिल ही नहीं सकती जब एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। अब तो सिंपल वेट करना पड़ेगा कि क्या बशीर केस करता है मेरे ऊपर। देखो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, उसकी मर्जी है। क्या बशीर मेरे पे केस करता है आसिफ पे? अगर बशीर आसिफ पे केस करता है तो मुझे वो वाले पैसे भरवाने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो इधर देखें ज़रा, उसने कहा कि जी हु कैन नॉट प्रोक्योर अदर आइटम, वो नहीं खरीद सकता। एंड बशीर रीसेंड्स दी कॉन्ट्रैक्ट, बशीर साहब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देते हैं आसिफ के साथ, जाहिर है। सलीम मस्ट पे टू आसिफ 100,000 बीइंग द प्रॉफिट, ये तो देना पड़ेगा ना, प्रॉफिट उसका लॉस हुआ। एंड आसिफ विच आसिफ वुड हैव मेड बाय द परफॉर्मेंसेस कॉन्ट्रैक्ट विद बशीर, ये उसको देना पड़ेगा, सिंपल। क्योंकि यहाँ पे उसने नहीं लिखा कि बशीर उस पर केस कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर बशीर केस कर देता है, बशीर ने अभी तक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एंड किया है, अगर बशीर केस करता है तो वो केस में जितने भी पैसे पे करने पड़ेंगे वो भी वो निकलवाएगा सलीम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट प्राइस और इसका फ़र्क क्यों नहीं आया भला? लॉजिक कॉमन सेंस साथ साथ चलनी चाहिए ना हमारे। मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है चीज़, उसने कहा वो कैन नॉट प्रोक्योर, कैन नॉट, कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सीन हो गया। हाँ भाई आइए समझ बात या नहीं। एग्जाम्पल 13 देखें, अमजद कॉन्ट्रैक्ट विद बिलाल टू मेक भी करने एंड डिलीवर टू बिलाल बाय अ फिक्स डे फॉर अ स्पेसिफाइड प्राइस द सर्टन पीस ऑफ मशीनरी। ओके, अमजद डज नॉट डिलीवर द पीस ऑफ मशीनरी एट टाइम स्पेसिफाइड एंड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिलाल इज obliged टू प्रोक्योर एन अदर एट अ हायर प्राइस देन दैट विच ही वॉज have to pay to Amjad, okay, and is prevented from performing contract which Bilal had made with a third person at the time of contract and with Amjad, but which had not been then communicated to Amjad, and is compelled to make compensation for breach of that contract। हाँ, अब ज़रा सिनेरियो समझ लें, सिनेरियो ज़रा उर्दू में कर लेते हैं। पेपर में भी आपने इस तरह पहले इंग्लिश पढ़ के थोड़ा समझ के अपनी लैंग्वेज के अंदर ईजी होना है फुल। अब वो क्या कह रहा है, कहता है कि दो पार्टियां, चलो पार्टियों का नाम से छोड़ो, दो पार्टी हैं, एक पार्टी ने दूसरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आपने मुझे मैं आपको ये कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मशीन बनाकर और डिलीवर भी करूँगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आपने यही वाली मशीन आगे कहीं सेल करनी है, लेकिन मुझे नहीं बताया हुआ। जब मुझे नहीं पता तो ये वाला तो आउट हो गया सीन। ये इसमें पार्टीज़ को पता होना चाहिए कि आगे परफॉर्म होना है कुछ, मुझे नहीं पता, ख़त्म हो गया सीन। सीन बचता है सिर्फ ये। अब इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बना के डिलीवर करनी थी और आपने कहीं और बेचनी थी, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं आपने बताया वो। अब मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको बहुत ही महंगी कीमत पे मार्केट से ख़रीदनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको 50 लाख की बेचनी थी, आपको 70-80 लाख की मार्केट से ख़रीदनी पड़ रही है। तो भाई ये जो 80 लाख की आपको मार्केट से ख़रीदनी पड़ी है, ठीक है, और 50 लाख की मेरे से लेनी, तो नेचुरल डैमेजेस है ना, ये तो होने ही होने थे, ये तो होने ही होने थे मेरे ब्रीच की वजह से। क्या मैं इससे भाग सकता हूँ? नहीं, मुझे ये पे करने पड़ेंगे। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस एट ब्रीच डेट। अब ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, 11 और 15 जून वाला, ये भूलना नहीं है, ठीक है। रट्टा नहीं पक्का कर लेना कि जब ब्रीच होगा जब वो खरीदेगा वही वाली प्राइस, नहीं, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर वो ये करे कि ब्रीच फलान डेट पे किया गया, उस डेट पे ये प्राइस थी, खरीदी इसने बाद में जाके। तो भाई जो बाद में खरीदनी है, जो डिले आया खरीदने में, वो आपकी गलती है, वो उस डिफ़ॉल्टर की गलती नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब लेट से 30 लाख रुपये वो तो भरना पड़ गया, लेकिन क्या मैं उससे मांग सकता हूँ पैसे कि भाई अगले बंदे से जो मुझे प्रॉफिट का लॉस हुआ है, मतलब प्रॉफिट मेरा अब नहीं मिल रहा, लेट से 50 लाख की आपसे ख़रीदनी थी, आगे मैंने बेचनी थी, उधर से मुझे लेट से 50 लाख का प्रॉफिट होना, मैं कहूँ यार वो प्रॉफिट भी मेरा अब भरे, वो कहेगा नहीं मुझे तो पता ही नहीं आपने बेचनी थी। फिर थर्ड चीज़, मैं उसे कहूँगा फ़लाँ बंदे ने जिसको मैंने बेचनी थी उसने अब मेरे पे केस कर दिया है कंपनसेशन का, मुझे पैसे पे करने पड़ रहे हैं, लाए मैं उसको पैसे दूँ क्योंकि आपने फेल किया। वो कहेगा नहीं नहीं भाई मेरा क्या ताल्लुक है इसके साथ, ठीक, मुझे तो पता ही नहीं है वो कौन है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो 30 लाख रुपया पे करूँगा जो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फ़र्क है। ये बात समझ, दिस इज स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस की समझ आ गई होगी। जो एग्जांपल रहेगी एक दो, वो एक रहेगी वो देख लेना। आगे बात आ गई रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस। तीसरा
सिनेरियो। मार्केट किधर गई, रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस। अच्छा, अब अगर ये बात है, इसको हम थोड़ा सा दोनों को कर लें, इसको अगर हम थोड़ा रिवाइज टाइप कर लें, भाई ऑर्डिनरी या स्पेशल डैमेजेस, सॉरी नेचुरल डैमेजेस है, आपको हमेशा पे करने पड़ेंगे व्हेन गुड्स अवेलेबल इन मार्केट। तो ये क्या होता है, मार्केट प्राइस एट ब्रीच डेट माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये आप करते हैं। ठीक है, ये क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ प्रॉफिट। टर्म अजीब से लिख दिया, लेकिन मेरे ख्याल में सेंस तभी बनती है इसकी। लॉस ऑफ प्रॉफिट से मुराद क्या है, जो प्रॉफिट मिलना था वो नहीं मिल रहा, उसका नुकसान हो गया। ये आपको मतलब कि हो सकता है ओनली, या दूसरा आप कह लें कंपनसेशन टू बी पेड टू अदर पार्टी। अदर पार्टी जिसके साथ आपने न्यू एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, टू बी पेड ओनली व्हेन ऑल पार्टीज न्यू अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच। उन्हें पता था कि यार अगर हम ब्रीच करेंगे तो अगली चीज़ अचीव नहीं होगी, ये तब पे करने हैं। ठीक है, ये वाले जो है ये आपने पे नहीं करने, इनडायरेक्ट या रिमोट लॉसेस आपने पे नहीं करने। ये अभी समझ लेते हैं भाई क्या। देखें ज़रा, उसने कहा सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ द ब्रीच। There may be losses which clearly result from the defendant's breach of contract but are considered too remote from the। अच्छा, डिफेंडेंट से मुराद क्या, एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जो केस लगा हुआ है ना, तो एक बंदा जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है और दूसरा जो है आपका, सॉरी डिफेंडेंट का मतलब वही है क्या उसे डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है, जो डिफेंड कर रहा है अपने उसको स्टांस को कि भाई मैंने तो नहीं किया, मेरी वजह से तो नहीं हुआ। अच्छा, वो कहता है कि कई बार ऐसे होगा कि आपको लग रहा होगा कि यार डिफेंडेंट की वजह से हुआ है, लेकिन वो इतने के रिमोट हैं, इतने के दूर के नुकसान है कि उनका डायरेक्ट ताल्लुक ही नहीं था इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो उसको आपने उससे पे नहीं करवाना। एग्जाम्पल पहले देखें, वो कहते हैं ऑन 1 दिसंबर कासिम कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल एंड डिलीवर 50 टन्स ऑफ वीट एट 8,000 पर टन टू यूसुफ ऑन 1 जनवरी। ओके, ऑन 20th दिसंबर यूसुफ आफ्टरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल दोज गुड्स टू हारिस एट 10,000 पर टन। अब देखो 1 दिसंबर को जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ कासिम का और यूसुफ का, उस वक्त बात हुई 8,000 टन आपको देंगे, 50 टन ईच के हिसाब नहीं 8,000 पर टन के हिसाब से 50 टन ऑफ वीट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, 20 दिसंबर को बाद में यूसुफ साहब ने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। देखो कॉन्ट्रैक्ट की डेट पर नहीं हुआ है ये जो थर्ड पार्टी वाला कॉन्ट्रैक्ट, और उसको इसका मतलब कासिम को तो पता ही नहीं है। ओके जी, कासिम फेल टू डिलीवर गुड्स ऑन 1 जनवरी व्हेन द प्राइस ऑफ द वीट वाज 9500 पर टन। 9500 पर टन प्राइस थी उस डेट के ऊपर। तो भाई यूसुफ साहब जो हैं इज़ इंटाइटल टू रिकवर 75,000। देखें 8,000 पर टन का फ़र्क था, तो उसने ब्रीच कब किया है, 1 जनवरी को ब्रीच कर दिया है। 1 जनवरी को अगर यूसुफ मार्केट से लेना चाहता तो 9500 का मिल जाना था, 9500 का, तो इसका मतलब 1500 पर टन का नुकसान हुआ है, ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं, वो ले सकता है। यूसुफ इज़ नॉट इंटाइटल टू रिकवर 100,000 एज प्रॉफिट विच वुड हैव अराइजन टू यूसुफ फ्रॉम द सेल टू हारिस बिकॉज द प्रॉफिट इज इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इनडायरेक्ट क्या है कि भाई उसको डायरेक्टली पता ही नहीं था। देखो बेशक नज़र आ रहा है कि यार अगर वो डिलीवर कर देता तो उसको मिल जाता, लेकिन उसने कहना भाई मुझे पता ही नहीं है, मैं क्यों दूं, मुझे क्या पता कि आपको एक नुकसान हो रहा है प्रॉफिट का। ठीक है, वो तब मैं आपको देता अगर आप मुझे बता देते, फिर वो स्पेशल डैमेजेस के सूरत में ले सकते। अभी सिंपल आप मेरे से ऑर्डिनरी डैमेजेस ले सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल 16। अच्छा, इस तरह कोई और एग्जाम्पल भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैंने एक बताया भी हो एक कॉन्ट्रैक्ट, मैंने उसको लेट से बता दिया था कि जी मैंने आगे एक पार्टी के साथ करना है,
लेकिन अगर वो मेरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी बेस पर मुझे एक और कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है, ठीक है। तो मैंने अब लेट से बताया हुआ है पार्टी को कि अगर आप मुझे डिलीवर नहीं करेंगे मेरा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। अब उसने डिलीवर नहीं किया, 1 लाख रुपया तो मैं उससे निकलवा सकता हूँ अंडर स्पेशल डैमेजेस, लेकिन अगर मैं उसे कहूँ यार मुझे वो वाले पैसे भी भरो जो अगर ये परफॉर्म हो जाता मुझे आगे जाके मिलते, तो कानून कहेगा नहीं नहीं काका ईजी हो जा, ठंडा हो जा, इतना इनडायरेक्ट या इतना रिमोट लॉस जो आपका हो, इतना दूर अंदेश ना हो, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट जो हुआ है वो ले सकते हो। अच्छा जी, आजम डिलीवर्स टू बाबर अ कॉमन कैरियर अ मशीन टू बी डिलीवर्ड विदाउट डिले टू आजम्स मिल इन्फॉर्मिंग दैट हिज मिल हैज स्टॉप्ड फॉर वांट ऑफ द मशीन। उसने कहा भाई मशीन मुझे चाहिए, मेरी मिल जो है फैक्ट्री बंद हो गई है। बाबर अनरीजनेबली डिलेज द डिलीवरी ऑफ मशीन एंड आजम इन कॉन्सिक्वेंस लूजेज अ प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। वो भाई गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ा उसका कॉन्ट्रैक्ट था, वो जाहिर लॉस हो गया उसका। देखो, या तो उसने बताया होता कि भाई अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो इतना मेरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, इतना प्रॉफिट होना, वो उसका नुकसान होना, फिर स्पेशल डैमेजेस के अंदर मांग सकता था, लेकिन उसको पता ही नहीं है, ठीक है। अब नुकसान तो हुआ है लेकिन ऑर्डिनरी डैमेजेस वाला नुकसान ले सकते हैं, तो वो देखते हैं। नहीं, उसने कहा आजम इज entitled to receive from Babar by way of compensation the average amount of profit which would have been made by the working of the mill during। देखो, आपने ना कॉन्सेप्ट को समझना है हमेशा। ये वो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो है ना, वो तो तब लगेगा ना अगर मार्केट के अंदर चीज़ मिल रही है और वो लगता है गुड्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी ये जो एग्जांपल से आपको आइडिया हो रहा होगा, एक और तरह के भी डैमेजेस आ जाते हैं, मतलब जो उस सेंस में कैलकुलेट नहीं होते। देखो, जो गुड्स की चीज़ है ना वो हमेशा उसी में कैलकुलेट होगी, इसलिए उसने जब वो ऑर्डिनरी डैमेजेस की डेफिनेशन लिखी थी उसने नीचे कैलकुलेशन लिखी है किस तरह करना। उसने सेल ऑफ गुड्स की बात वहाँ पर की है, या इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात की थी, ठीक है। वो पढ़े ज़रा दोबारा जाके। यहाँ पे अब जैसे वो कह रहा है कि भाई आपने सिचुएशन पढ़ी है कि भाई आप अगर मुझे डिलीवर नहीं करेंगे मशीन, मेरी मिल बंद हो जाएगी, ठीक है। अब मशीन आपसे ही मैंने लेनी है, मिल बंद हो जाएगी मेरी, तो भाई सिंपल बात है कि मैं उसको बता रहा हूँ कि अगर आप नहीं करेंगे तो मेरी मिल तो बंद हो जाएगी, तो वो आपको मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे जो मेरा नुकसान हुआ। अब मैं बस उससे थोड़ा जज्बाती होकर कह रहा हूँ यार मेरा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका भी लॉस हो गया। वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, वो नहीं मैं पे करूँगा। हाँ, जो ऑर्डिनरी आपका नुकसान होता है ना मिल बंद होने से, वो मैं आपको पे करूँगा, वो मैं पाबंद हूँ पे करने का, ठीक है भाई। चलें, इसकी एक दो एग्जांपल्स रह गई हैं, देख लीजिएगा। अब आगे आ रहे डैमेजेस इन क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, तो भाई जिस तरह बाकी चीज़ें हैं उसी तरह उसमें भी करेगा। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने खुद उनको अपने आगोश में लिया कि भाईजान इधर आओ, 5 केसेस मैं आपको पैसे निकलवा के दूंगा अगर आपको मतलब है कि ना अगली पार्टी पे करे। ऐसे ही है ना, उसने कहा कि भाई अगर आपने इंटरेस्टेड पार्टी ने किसी और के बिहाफ पे पेमेंट कर दी है, इंटरेस्टेड पार्टी ने, मैं आपको लेकर दूंगा। उसने कहा कि भाई एम माइनर, अगर आपने बेसिक नेसेसिटीज़ या आपके डिपेंडेंट ने या अनसाउंड माइंड पर्सन या उसके डिपेंडेंट ने पर्सन से बेसिक नेसेसिटीज़ लिए हैं तो मैं आपकी स्टेट में से पैसे निकलवा के दूंगा उस बंदे को, उसने भला किया आपका। फिर वो ये कहता है कि भाई अगर अंडर कोर्जन या अंडर मिस्टेक आपको कुछ चीज़ें डिलीवर होंगी तो मैं वापस करवाऊंगा। फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स को वो कहता है कि भाई मैं करवा के दूंगा। तो भाई उसने ना एक सिचुएशन मतलब कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में बना दी है कि ठीक है कि बेशक ये कॉन्ट्रैक्ट उस तरह हुआ तो नहीं था लेकिन अब इसके ऊपर लगेंगी चीज़ें। तो ज़रा पढ़ें, वो कहते हैं व्हेन एन ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन इनकर्ड एंड हैज़ नॉट बीन डिस्चार्ज एनी पर्सन है, मतलब है कि भाई किसी बंदे ने अपनी ऑब्लिगेशन इनकर से मुराद है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है परफॉर्म करने की, लेकिन अभी तक उसने नहीं की। एनी पर्सन इंजर्ड बाय द फेलियर टू डिस्चार्ज इट इज़ इंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम कंपनसेशन फ्रॉम द पार्टी इन डिफॉल्ट एज इफ सच पर्सन हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू डिस्चार्ज इट एंड हैड ब्रोकन हिज कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली वो कहता है इसी तरह ही सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, उसमें भी ये स्पेशल डैमेज, नेचुरल डैमेजेस वगैरह सारे आ जाएंगे, ठीक है। It means the compensation for damages arising from breach of contract shall be same as in any other contract। वो कोई डिफरेंट नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, अनवर अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट सलीम्स हाउस बाय मिस्टेक। वो गलती से छोड़ गया वहाँ पे, सलीम ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन एंड कंज्यूम्स देम। वो भाई उसे इस्तेमाल कर लेता है। वो कहेगा यार मार्केट में आज स्टेट पे मिल रही है, देखो वो सबसे पहले तो होगा यार कि आपने ख्याल नहीं रखा, आपने वापस करने को कहेगा हम एक दूसरे को जानते नहीं है। हम वहाँ पे कहेंगे जी ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने बाय मिस्टेक डिलीवर कर दी थी चीज़ें, अब यार मुझे वो चीज़ें वापस कर दो लेकर। या फिर मार्केट में आज मिल रही हैं लेट से ₹1,00,000 की, तो भाई मुझे ₹1,00,000 आप पे कर दो इसका, सिंपल, ठीक है। तो वो इस तरह कर सकता है।
अब आगे बात है कि मीन्स ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस, ये जो हमने बात की थी कि एग्रीव्ड पार्टी ने अब रगड़ा नहीं लगा देना अगले को कि आप गोडे के नीचे आ गए हो तो बस आपको अब मैं वो, एक बड़ा डार्क ह्यूमर सा आ गया था माइंड में, मैंने रोक लिया, शुक्र है। अच्छा, तो वो कहता है कि भाई मैंने आपको नुकसान, मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती पहुंचाता रहूँ, जैसे वही देख लें कि 11 जनवरी को उसने ब्रीच किया, हम ऐसे इजी होकर बैठे रहे, कोई नहीं यार इसी ने भरने हैं, लेट कर लेंगे, ऐसे नहीं है। अब ज़रा पढ़ें, वो कहते हैं इन एस्टिमेटिंग द लॉस, जब एस्टिमेट हो रहा होगा ना लॉस और डैमेज राइजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द मीन्स विच existed of remedying the inconvenience caused by the non-performance of the contract must be taken into contract, ठीक है। It is the duty of the aggrieved party to take all reasonable steps to mitigate the loss caused by the breach and it cannot claim compensation for the loss which could reasonably have been avoided। वो कहते हैं यार जो अवॉइड किया जा सकता वो नहीं आपको मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, बिलाल कॉन्ट्रैक्टेड टू पे 500,000 टू जमाल फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट। अच्छा, फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट ये लिखा हुआ है उसने कि भाई मैंशनड था, स्पेशल था, केस था, सही है। बिलाल क्लियरली स्टेटेड दैट इन केस ऑर्डर इज नॉट फुलफिल्ड ही विल लूज प्रॉफिट ऑफ 200,000। उसने कहा कि भाई मैं 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। जमाल डिड नॉट डिलीवर द रॉ मटेरियल, उसने नहीं डिलीवर किया। बिलाल कुड बाय द रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट फॉर ₹600 बट डिड नॉट डू दैट एंड फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ स्पेशल डैमेज ऑफ 2 लाख। हाँ, ये देखो ना, ये कितना उसने फनकारी अपनी तरफ से लगाई है। 5 लाख का मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैंने आपको बताया होगा यार ये मैंने चीज़ें आगे 7 लाख की बेचनी है ताकि मुझे 2 लाख का फ़ायदा हो जाए। मैंने भाई अब आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, मार्केट से वो चीज़ मिली थी 6 लाख रुपए की, ठीक है। मैंने मार्केट से जाके ख़रीदी ही नहीं, ठीक है। मैंने कहा कि नहीं भाई मैं इस पर पूरा 2 लाख, अभी तो मुझे, क्योंकि जाहिर है मार्केट से मिलेगी 6 लाख की, तो मेरा फ़ायदा कितने का होना है, 1 लाख का हो रहा है ना। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ना पूरे 2 लाख के लिए इसके ऊपर केस ही करता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। तो कानून कहेगा भाई आपने कम से कम करने की कोशिश करनी, उससे गरीब से ज़रूर 2 लाख आपने निकलवाने हैं, ठीक है। तो मतलब है कि आप उस पर केस करें, लाख रुपया उससे लेने, लाख का आपको लॉस हुआ है, यही हुआ ना। तो वो कहते हैं ही कैन रिकवर ओनली 100,000 एज इट वॉज ड्यूटी ऑफ बिलाल टू मिनिमाइज द डैमेज सफर ड्यू टू ब्रीच एंड ही कुड डू सो बाय प्रोक्योरिंग मटेरियल फ्रॉम द मार्केट। वो देखो, अगर मैं मार्केट से ले लेता तो मुझे कितने का नुकसान होता, 1 लाख रुपए का लॉस होता ना, ठीक है। तो भाई अब सिंपल मतलब कि मैं ये कर सकता, लेकिन मैंने किया ही नहीं और मैंने अभी भी जाके 2 लाख रुपया निकलवाना चाहा उस बंदे से, तो ये गलत है। ओके जी। Example 22. Abid took a shop on rent from Hamid and paid 1 month's rent in advance. Hamid could not give possession of the shop to Abid. वो सही है। Abid chose to do no business for 8 months through though there were other shops available in the vicinity. हाँ देखो, उसने कहा कि भाई 1 महीने के रेंट पे ली, अब वो हामिद ने चाबी नहीं दे सका दुकान की किसी वजह से, तो वो जो बंदा है आबिद साहब, वो बैठे हुए ईजी होके 8 महीने वेला बैठा रहा। अब मेरा केस कर दिया कि 8 महीने में वेला बैठा रहा हूँ, तो भाई जान मुझे पैसे भरे। वो कहेगा भाई तो विसिनिटी में, उसने कहा कि साथ ही और दुकानें अवेलेबल थी, ठीक है, तो आपने वो क्यों ली। तो इस तरह नहीं करना अगले का नुकसान, तो उसको भाई वो एडवांस ही बस वापस मिलेगा और कुछ नहीं मिलना, ठीक है। लास्ट बस टॉपिक है आज का, पार्टी राइटली रीसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। राइटली रीसेंड का मतलब है कि जो बिल्कुल सही रीसेंड कर रही है, बिल्कुल सही ख़त्म कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को। देखो वॉइडेबल का ऑप्शन था ना मेरे पास, तो मैंने उसको ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है। राइटली रीसेंड किया है मतलब है कि बिल्कुल लॉफुली लीगली मैंने ख़त्म किया कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, अ पर्सन हु राइटली रीसेंड्स द कॉन्ट्रैक्ट मतलब है कि उसका हक बनता था वो उसने कर दिया, इज़ इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज विच ही हैज़ सस्टेन थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल का ऑप्शन मेरे पास था, मैंने उसको कर दिया है, राइटली रीसेंड किया, गलत तरीके से नहीं किया। तो भाई जो भी आपने परफॉर्म करना, आपने नहीं परफॉर्म किया या कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है, नॉन परफॉर्मेंस की वजह से मुझे जो भी नुकसान हुआ है वो अब आपको भरना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे टाइम एसेंस था, आप टाइम पे नहीं आए, मेरा राइट था, कानून ने मुझे हक दिया आप ख़त्म कर सकते, मैंने ख़त्म किया, साथ ही केस कर दिया कि भाईजान नॉन परफॉर्मेंस के मुझे डैमेजेस पे करें, ठीक है। वही कि मुझे मार्केट से इतने का खरीदना पड़ रहा है, डैमेजेस यही हैं, करना इसी तरह कैलकुलेट है। एग्जाम्पल देखें, आसिफा अ सिंगर contracts with Behzad, the manager of a theatre, to sing at his theatre for 2 nights in every week during the next 2 months, okay, and Behzad engages to pay her 100,000 for each night's performance. On the 6th night, Asifa willfully absents herself from the theatre. वो जानबूझ के भाई नहीं आती वहाँ पे, एंड behzad इन कॉन्सिक्वेंस रीसेंड्स द कॉन्ट्रैक्ट। behzad साहब ने भाई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट ये था कि डेली आना है, मतलब जो भी टाइम है उस वक्त आना है।
बहज़ात ने ख़त्म तो कर दिया, लेकिन साथ ही वो उससे कंपनसेशन भी ले सकता है कि भाई मुझे ये नुकसान हुआ है, लेट से पब्लिक नहीं आई या पब्लिक ने कंपनसेशन मेरे से मांग लिया जिन्होंने आके देखना था, तो ये तो आपको पता था कि आपने परफॉर्म करना होता है। ठीक है, चलें जी, ये था भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर इसकी प्रैक्टिस के साथ ही कर लेंगे भाई। ये तीनों सिनेरियोज आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, और इन तीनों के साथ साथ जो जनरल रूल आपको बताए हुए हैं वो भी है कि भाई क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी एज़ इट इज़ ही लगेंगे तमाम ये कवानीन, और आपने पूरी कोशिश करनी है नुकसान को कम करने के अगले बंदे के। ठीक है, तो ये है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल पेनल्टी के साथ। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।